आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में, जिसका नाम है मैथ बाई चंदन शर्मा। आज का जो पेपर है वो है आरआरबी एएलपी का, जो कि 28 नवंबर 2024 को ये पेपर हुआ था। सेकेंड शिफ्ट का ये पेपर है। इसमें क्वांट के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सारे क्वेश्चन हम एक एक करके डिस्कस करेंगे, जो कि आपके आने वाले आरआरबी एनटीपीसी और ग्रुप डी एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगे। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए, इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो चलिए बिना किसी देरी का हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि एक त्रिभुज के आधार की लंबाई उस वर्ग के परिमाप के बराबर है जिसका विकर्ण दिया है 7 कड़ी में 2 सेंटीमीटर, और त्रिभुज की संगत ऊंचाई उस वर्ग की भुजा की लंबाई के बराबर है जिसका क्षेत्रफल दिया है 169 वर्ग सेंटीमीटर। तो पूछ रहा है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर में क्या होगा। तो देखिए, वर्ग की एक खासियत होती है कि वर्ग में जो प्रत्येक कोण होता है वो 90 अंश का होता है, और जो चारों भुजाएं होती हैं वो आपस में बराबर होती हैं। तो ये मैं वर्ग बना लिया हूँ अब, और दिया है कि विकर्ण की जो लंबाई है वो 7 कड़ी में 2 है। तो देखिए, ये 90 अंश का हो गया, और ये ए अगर इसको मानते हैं तो ये भी ए हो जाएगा। तो अगर कर्ण की लंबाई 7 कड़ी में 2 है तो यहाँ से ए की लंबाई क्या निकल के आ जाएगी, 7 सेंटीमीटर निकल के आ जाएगी। तो वर्ग का परिमाप क्या होता है, 4 गुणे भुजा की लंबाई, और भुजा की लंबाई कितनी है, 7 है, तो यहाँ से उसका परिमाप निकल के आ जाएगा 28 आ जाएगा। और आगे कह रहा है कि त्रिभुज की जो संगत ऊंचाई है उस वर्ग की भुजा की लंबाई के बराबर है जिसका क्षेत्रफल क्या है, 169 है। तो हमें पता है कि वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है वो भुजा स्क्वायर होता है, यानी ये किसके बराबर है, 169 के। तो यहाँ से ए की वैल्यू निकल के आ जाएगी 13। तो ये क्या हो जाएगा, ऊंचाई हो जाएगी, और ये क्या हो जाएगी, आधार हो जाएगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2, आधार क्या निकल के आ गया 28, और ऊंचाई क्या निकल के आई है 13। बस इसको सॉल्व कर लेंगे तो 2 से कट करेंगे तो 14 बढ़ जाएगा, और 14 में 13 का गुणा करेंगे तो 13 में 13 गुणा करेंगे तो 169, 169 से ऊपर, और सारी वैल्यू अगर ऑप्शन में ध्यान से देखें तो सारी वैल्यू 169 से कम है, सिर्फ और सिर्फ 182 ही 169 से अधिक है। तो 182 इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अदरवाइज अगर आप इसको सॉल्व करें तो भी आंसर क्या आ जाएगा आपका, 182 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 3 पेंसिल और 5 पेन का मूल्य 101 है, जबकि 5 पेंसिल और 3 पेन का जो मूल्य है वो 91 है। तो आपसे पूछ रहा है कि 2 पेंसिल और 2 पेन का मूल्य कितना होगा। अगर पेंसिल को मैं P मान लेता हूँ तो 3 पेंसिल और प्लस 5 पेन, इसका जो मूल्य है वो किसके बराबर है, तो 101 के बराबर है। दूसरा कह रहा है कि 5 पेंसिल और 3 पेन का जो मूल्य है वो किसके बराबर है, तो वो 91 के बराबर है। दोनों को जोड़ लेते हैं तो ये बराबर किसके हो जाएगा, तो 91 में 1 जोड़ेंगे तो 92, और 100 में 92 जोड़ेंगे तो 192 हो जाएगा। अब आपसे पूछ रहा है कि 2 पेंसिल और 2 पेन का मूल्य, तो इसमें क्या करेंगे, दोनों साइड 4 से भाग कर देंगे तो ये आ जाएगा 2 पेंसिल और 2 पेन का मूल्य क्या निकल के आ जाएगा, जब 4 से भाग करेंगे तो 192/4 हो जाएगा। 4 चौक को 16, 3 कैरी 32 हो जाएगा, 4 8 है 32, यानी क्या निकल के आ जाएगा, 48 रुपये निकल के आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दिया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक देश में 55% जो जनसंख्या वो महिलाएं हैं, पुरुष जनसंख्या का 80% साक्षर है। यदि कुल साक्षरता 58% है तो कितने प्रतिशत महिला साक्षर हैं। तो इसको सॉल्व करने के कई तरीके हो सकते हैं, या तो आप इसमें वेटेज एवरेज लगा दीजिए या एलिगेशन लगा दीजिए, किसी भी तरीके से आप इसको लगा सकते हैं। जैसे मैं एलिगेशन से बता रहा हूँ कि अगर मान लीजिए 55% अगर महिलाएं हैं तो पुरुष कितने होंगे, 45% पुरुष होंगे। इनकी जनसंख्या का रेशियो हम निकाल देते हैं, तो 5 से कट करेंगे तो ये 11 हो जाएगा, इसको 5 से कट करेंगे तो 9 हो जाएगा। अब देखिए, एलिगेशन अगर हम लगाते हैं तो पहले ये मेल लिख लेता हूँ और ये फीमेल है। इसकी साक्षरता आपको दिया है कि कितने परसेंट साक्षर हैं, तो 80%, और फीमेल का आपसे पूछ रहा है, दोनों की मिला के साक्षरता दिया है 58%। तो बस क्या करेंगे, इसमें एलिगेशन लगा देंगे। तो ये देखिए, 80 में से 58 अगर घटाएंगे तो ये हो जाएगा 22, और ये 22 किसकी वैल्यू है, तो फीमेल की संख्या 11 और मेल की संख्या है 9। तो इस 11 की वैल्यू अगर 22 है तो कितने गुना है, 2 गुना। तो इस 9 की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 2 गुना हो जाएगी, यानी कि 18 हो जाएगा। तो यानी यहाँ पे जो भी वैल्यू आएगी वो क्या हो जाएगी, 58 में से 18 घटाने के बाद आएगी। तो 58 में से 18 अगर हम घटाएंगे तो आंसर क्या निकल के आ जाएगा, 40% निकल के आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में दिया है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 3000 की राशि पर 4% वार्षिक ब्याज दर से 5 वर्षों के लिए साधारण ब्याज कितना होगा। तो 4% के हिसाब से 5 वर्षों का जो रेट हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 4 5 20 हो जाएगा,
और बस क्या करेंगे 3000 का 20% निकाल देंगे। तो 3000 का 20% कितना हो जाएगा 600 हो जाएगा, क्योंकि ये 0 से 0 कट जाएगा, 3 में 2 को गुणा करेंगे 6 और 2 0 उतर जाएगा, यानी 600 रुपये क्या निकल के आ जाएगा, ब्याज निकल के आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में दिया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 3 व्यक्तियों के वर्तमान आय का अनुपात 4:5:6 है। 8 वर्ष पहले उनकी आय का जो योग था वो 51 था। सबसे बड़े व्यक्ति की वर्तमान आयु क्या होगी। तो देखिए ये उनकी वर्तमान आयु है और ये 8 वर्ष पहले उन तीनों का योग है। तो 8 वर्ष बाद उन तीनों में 8 वर्ष बढ़ेगा, यानी कि 51 में हम 8 वर्ष बढ़ेगा कितने लोगों पे, 3 लोगों पे, तो 24 हो जाएगा। तो 51 में हम क्या करेंगे 24 जोड़ देंगे, तो ये कितना हो जाएगा 5 2 7 और 4 1 5, यानी 75 हो जाएगा। यानी अब उन तीनों की वर्तमान आयु का योग कितना हो जाएगा 75 हो जाएगा। और अनुपात आपको दिया है 4:5:6 दिया है। इन सबको जोड़ लेते हैं तो 6 5 11 और 4 15, यानी 15 यूनिट की वैल्यू अब जाके क्या हो गई है 75 हो गई है। तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू निकाल देंगे तो 15 5 75, यानी 5 निकल के आ जाएगा। और आपसे पूछ रहा है कि सबसे बड़े व्यक्ति, और सबसे बड़े व्यक्ति की हमने क्या माना है 6 माना है, तो 6 यूनिट की वैल्यू निकाल देंगे। तो 1 यूनिट की वैल्यू 5 है, तो 6 यूनिट की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी, 6 में 5 का गुणा करेंगे तो 30 वर्ष निकल के आ जाएगी, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में दिया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक योजना में 5 खरीदे और 6 पाएँ समान प्रकार की वस्तुओं पर समान अंकित मूल्य के साथ छूट प्रदान करती है। तो आपसे पूछा कि छूट प्रतिशत क्या होगी। तो देखिए एक वस्तु का फायदा हो रहा है कितने पे, तो 6 पे, तो प्रतिशत पूछ रहा है तो 100 से क्या करेंगे हम गुणा कर देंगे। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो 2 से कट करेंगे तो 2 3 6, 2 से कट करेंगे तो 50 हो जाएगा, 50 में 1 का गुणा करेंगे 50 और नीचे हो जाएगा 3, भाग दे देंगे तो कितने बच जाएगा 16 32 16 48, 16 से ही 2/3% क्या हो जाएगा छूट परसेंट हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में दिया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक विक्रेता 1 रुपये में 10 टॉफी बेचकर 20% का लाभ प्राप्त करता है। तो पूछा है कि उसने 1 रुपये में कितनी टॉफी बेची। तो देखिए 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/5, यानी अगर 5 रुपये में वो खरीद के ला रहा है तो 1 रुपया लाभ कमा के बेच कितने में रहा है, तो ये 6 रुपये में बेच रहा है। तो देखिए क्वेश्चन में दिया है कि 10 टॉफी बेचकर 20% का लाभ कमाता है। तो मैं मान लेता हूँ कि अगर वो 5 टॉफी बेचता तो 6 टॉफी का जो क्रय मूल्य था उसका वो उसको मिलता, लेकिन वो बेच कितना रहा है 10 बेच रहा है। तो 10 करने के लिए हम क्या करेंगे 2 से गुणा कर देंगे इधर। तो ये जैसे इधर 2 से गुणा करेंगे इधर भी 2 से गुणा करना पड़ेगा, यानी इधर 2 से गुणा करेंगे तो 6 में 2 का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 12। यानी अगर वो 10 टॉफी बेच रहा है तो खरीद के कितना लाया होगा 12 टॉफी खरीद के लाया होगा। और यही आपसे पूछा था, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में दिया है। बढ़ते अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प y के लिए सही व्यंजक देता है जब cos स्क्वायर a डिवाइडेड बाई 1 माइनस साइन a बराबर y है। और कह रहा है कि साइन a की वैल्यू 1 के बराबर नहीं होनी चाहिए। तो देखिए cos स्क्वायर a इसकी वैल्यू हमें पता है कि हम इसको लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर a लिख सकते हैं। अब देखिए इस 1 को मैं लिख सकता हूँ 1 का स्क्वायर, तो अब ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला। इसको हम फार्मूले में तोड़ देंगे तो ये हो जाएगा एक ब्रैकेट में a माइनस बी और दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा a प्लस बी हो जाएगा। तो ये इसको लिख सकते हैं 1 प्लस साइन a और दूसरे ब्रैकेट में क्या लिख सकते हैं 1 माइनस साइन a। और नीचे क्या दिया है, तो नीचे दिया है 1 माइनस साइन a दिया है, तो बस साइन a लिख देंगे। देखिए 1 माइनस साइन a से 1 माइनस साइन a कट जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा 1 प्लस साइन a, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दिया है, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 1083 को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए किस सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या से गुणा करना होगा। तो मैं इस तरह के क्वेश्चन करा चुका हूं कि अगर इस तरह के क्वेश्चन पूछे तो आप सबसे पहले उसका गुणनखंड निकाल दीजिए। तो गुणनखंड निकालेंगे तो ये पहले 3 से इसको विभाजित करेंगे तो 3 3 9 1 18 6 बार 1। अब हम पता है कि 361 जो होता है वो 19 का स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे तो इसका पेयर बन जा रहा है, लेकिन इस 3 का पेयर नहीं बन पा रहा है। तो इसको पूर्ण वर्ग बनाने के लिए इस 3 से गुणा करना पड़ेगा, तभी जाके 3 का पेयर बनेगा। तो आंसर क्या आ जाएगा 3 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में दिया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सी अभाज्य संख्या है। तो जब भी आपको अभाज्य संख्या ज्ञात करनी हो तो हम उस संख्या के नज़दीक का स्क्वायर देखते हैं। जैसे 161, इसको चेक करना है कि अभाज्य संख्या है या नहीं है, तो इसके नज़दीक का स्क्वायर क्या है 169 है, जो कि 13 का है। अब 13 से छोटी जितनी भी अभाज्य संख्याएं हैं अगर वो इसको विभाजित कर देती हैं, उनमें से कोई भी संख्या अगर इसको विभाजित कर देती है तो ये अभाज्य संख्या नहीं होगी, और अगर विभाजित नहीं कर पाएगी तो ये अभाज्य संख्या हो जाएगी।
तो हम एक एक करके चेक कर लेते हैं। तो 13 से छोटी यानी कि 3 से नहीं कटेगा, 5 से भी नहीं कटेगा, 7 से चेक कर लेते हैं। तो 7 दूना के 14 हो जाएगा, 2 21 7 21, बिल्कुल 7 से कट जाएगा, तो यह अभाज्य संख्या नहीं होगी। तीसरा को चेक कर लेते हैं। तो ये है आपका 15 के स्क्वायर के करीब है। तो 15 से नीचे की अभाज्य संख्याओं से चेक कर लेते हैं। तो 7 से इसको चेक करेंगे तो 7 21, 7 से नहीं कटेगा, 11 से भी नहीं कटेगा, 13 से, 13 का में 13, 8 9 91, 13 7 91, बिल्कुल ये 13 से कट जाएगा, तो ये भी नहीं होगा। इसको चेक कर लेते हैं। तो 441 यानी कि ये 20 के स्क्वायर के करीब है। तो 20 से छोटी यानी कि 13 से, 13 26, 13 39, और ये 13 से नहीं कटेगा। 17 से, 17 दूना के 34, और 6 9 17 से भी नहीं कटेगा। 19 दूना के 38, और 5 57, हाँ 19 से ये कट जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, चौथा भी ऑप्शन नहीं होगा। तो जब 3 ऑप्शन विभाजित हो गए तो सिर्फ और सिर्फ बचा हुआ जो ऑप्शन होगा वो क्या हो जाएगा, अभाज्य संख्या हो जाएगी। तो इस तरीके से हम अभाज्य संख्या चेक करते हैं। वैसे कोई भी अभाज्य संख्या अगर है तो वो 6n + -1 इसी के फॉर्म में होगी। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित तालिका का अध्ययन कीजिए और नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तालिका 2011 से 2013 तक हिल स्टेशन ए और बी की सैर पर आने वाले व्यक्तियों की संख्या को दर्शाया है। ये आपको वर्ष दिया है और ये ए और बी स्टेशन है। आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि वर्ष 2011 में हिल स्टेशन ए की सैर करने वाले व्यक्तियों की संख्या, उसी वर्ष हिल स्टेशन बी की सैर करने वाले व्यक्तियों की संख्या के बीच का निरपेक्ष अंतर क्या है। तो देखिए, ए ये 777 है, बी 566 है, इनके बीच का अंतर निकाल देंगे तो 7 में से 6 घटाएंगे 1 हो जाएगा, और लास्ट में एक सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर 3 में दिया है, तो क्या हो जाएगा इसका अंतर, 211 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दिया है। बढ़ते अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मैं 10 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलता हूँ और ठीक समय पर 2 घंटे में गंतव्य स्थान तक पहुँच जाता हूँ। तो स्पीड अगर उसकी 10 किलोमीटर प्रति घंटा है और 2 घंटे में अपने स्थान पे पहुंच जाता है, तो दूरी क्या हो जाएगी, 4 गुणे समय, तो 10 गुणे क्या हो जाएगा 2, यानी कि 20 किलोमीटर क्या हो जाएगी, उसके गंतव्य स्थान के बीच की दूरी हो जाएगी। आगे कह रहा है कि यदि मैं अपनी गति 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा देता, यानी पहले 10 था तो अब कितना कर दे रहा हूँ, 15 किलोमीटर प्रति घंटा कर देता हूँ, तो मैं कितनी जल्दी अपने गंतव्य स्थान पर पहुँच जाऊँगा। तो 20 किलोमीटर की दूरी तय करने में 15 की स्पीड से कितना समय लगेगा, तो 20/15 समय लगेगा। ये टाइम पूछ रहा है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 5 से कट करेंगे तो 5 चौको 20 और 5 तें 15। ठीक है, ये घंटा में है, इसको मिनट में बदलने के लिए 60 से क्या करेंगे, हम गुणा कर देंगे। तो 3 से कट करेंगे तो 20 बार जाएगा, 20 का 4 में गुणा करेंगे तो 80 मिनट। जैसे ही समय 80 मिनट निकल के आ गया, आपसे क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है कि कितनी जल्दी अपने गंतव्य स्थान पे पहुंच जाएगा। तो पहले 2 घंटे लगते थे यानी 120 मिनट लगते थे, अब उसको लग रहे हैं 80 मिनट, तो कितनी जल्दी पहुंच जा रहा है, तो 40 मिनट जल्दी पहुंच जा रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दिया है। ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजक y² - x² में से x² - y² को घटाने पर प्राप्त होगा। तो हम लिख लेते हैं। तो y² - x², इसमें से घटाना किसको है, तो x² - y² को घटाना है, तो घटा लेते हैं। तो ये हो जाएगा y² - x², माइनस का अंदर गुणा होगा तो माइनस और प्लस माइनस हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, y² हो जाएगा। देखिए y² और y², 2y² हो जाएगा, और x² और x² -2x² हो जाएगा। दोनों में से -2 कॉमन ले लेंगे, तो -2 कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x² और -y² हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में दिया। ये इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। मान लीजिए आप इस तरीके से नहीं करना चाहते हैं तो आप वैल्यू पुटिंग से भी कर सकते हैं। जैसे अगर y की वैल्यू आप मान लीजिए 3 और x की वैल्यू मान लीजिए 2, और इस पे भी आप मान के सॉल्व करेंगे तो भी आपका आंसर आ जाएगा। तो आप जिस तरीके से सॉल्व करना चाहें उस तरीके से आप कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि चतुर्भुज JKLM में कोण JKL और M के माप क्रमशः 2:3:5:6 के अनुपात में है तो चतुर्भुज होगा। तो देखिए, वर्ग में क्या होता है कि प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है, तो यहाँ पे कोण की माप जो है वो अलग अलग है, 2 3 5 और 6 है, तो वर्ग तो आपका नहीं होगा। समांतर चतुर्भुज में नहीं होगा, क्योंकि समांतर चतुर्भुज में क्या होती है, आमने सामने की भुजाएं बराबर और समानांतर होती है। समांतर चतुर्भुज की एक और खासियत होती है कि इसके जो सम्मुख कोण होते हैं वो क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो इस कंडीशन में चूंकि कोण के माप अलग अलग है तो बराबर नहीं होंगे, तो समांतर चतुर्भुज भी नहीं होगा। अब देखिए, पतंग में क्या होता है कि पतंग में क्या होता है कि ये युग्म और ये युग्म आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं।
और बराबर होंगे तो इनके सामने के कोण भी बराबर होंगे, पर ये यहाँ पे माप अलग अलग है तो पतंग भी नहीं होगा, तो सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन बचा समलम चतुर्भुज, तो ये इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आप इस तरीके से अगर नहीं करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का मान 360 अंश होता है, वहां से आप क्या करेंगे कि कोणों का मान निकालेंगे, आप अलग अलग कोणों का मान निकालेंगे, और उसके बाद भी जब आप चेक करेंगे तो समलम चतुर्भुज की खासियत क्या होती है कि जैसे ये दोनों समांतर भुजाएं हैं और उसको ये तिर्यक रेखा अगर ये काटती है तो ये कोण और ये कोण का जो माप होगा वो 180 अंश के बराबर होगा। तो आप उस तरीके से भी जब कोण निकालने के बाद से जब जोड़ेंगे तो देखेंगे कि इन दोनों का माप 180 अंश के बराबर आ रहा है, तो भी ये कंडीशन सेटिस्फाई कर जाएगी, तब भी जाके आपका समलम चतुर्भुज ही होगा। तो आप जिस भी तरीके से करना चाहें आप कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि 48 अनुपाते x समानुपाते x अनुपाते 75 है और x की वैल्यू 0 से बड़ी है तो x का मान क्या होगा। तो इसको हम लिख लेते हैं, तो ये हो जाएगा 48 बटा x बराबर हो जाएगा x बटा 75 के। यहाँ से x स्क्वायर की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी, 48 को मैं लिख सकता हूँ 16 × 48 और 75 को लिख सकता हूँ 25 × 3 लिख सकता हूँ। अब देखिए इनका स्क्वायर रूट लेंगे तो x की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी, 16 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 4 और 3 इसका एक पेयर ले लेंगे तो ये 3 हो जाएगा। 25 का स्क्वायर रूट लेंगे तो 5 हो जाएगा, यानी x की वैल्यू यहाँ से क्या निकल के आ जाएगी, 5 या 15 चौको 60 निकल के आ जाएगी। क्योंकि x की वैल्यू बड़ी है 0 से इसीलिए हमने पॉजिटिव में 60 लिया है, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दिया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 11 और 30 दोनों को छोड़कर के बीच अभाज्य संख्याओं का औसत कितना होगा। तो औसत बराबर होता है पदों का योग बटा पदों की संख्या। तो हम अभाज्य संख्याओं का योग निकाल देते हैं, तो 11 के बाद से क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा, उसके बाद 17 हो जाएगा, फिर 19 हो जाएगा, फिर 23 हो जाएगा और फिर क्या हो जाएगा, 29 हो जाएगा। पदों की संख्या कितनी है, तो 3 और 2 5 है, बस इसको जोड़ के 5 से क्या करेंगे, हम भाग दे देंगे। तो जोड़ लेते हैं हम, तो देखिए 13 और 17 30 हो जाएगा, 30 10 40, 40 और 20 60 80 और 9 9 18 और 18 19 20 80 20 100 और एक बचेगा यानी कि 101 और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 5। 5 से भाग करना हो तो सीधे ऊपर वाले का दोगुना कर दीजिए, तो ऊपर वाले का दोगुना करेंगे तो 202 हो जाएगा और एक स्थान पे दशमलव लगा दीजिए, तो 20.2 इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दिया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ए और बी मिलकर किसी कार्य को 5 दिनों में पूरा कर सकते हैं। वे 4 दिनों तक एक साथ कार्य करते हैं, फिर बी चला जाता है और 2 दिन बाद ए जो बचा हुआ कार्य है वो पूरा कर लेता है। तो ए अकेले संपूर्ण कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकता है। देखिए ए और बी मिलकर 5 दिनों में पूरा कार्य कर देते हैं, तो 4 दिनों में उस कार्य का कितना हिस्सा कर लेंगे, तो 4/5 हिस्सा कर लेंगे। तो बचा हिस्सा कितना होगा, तो 4/5 हिस्सा कर लिए हैं तो बचा हिस्सा कितना हो जाएगा, 1/5 हिस्सा बच जाएगा। और इसको कह रहा है कि ए कितने दिन में कर रहा है, 2 दिन में कर रहा है, तो यहाँ से ए जो होगा उसका कार्य निकल के आ जाएगा, इसे 2 का इधर गुणा करेंगे तो 5 दूना के 10, यानी कि 10 दिन में ए उस कार्य को अकेले क्या कर सकता है, पूरा कर सकता है, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दिया है। बढ़ता है अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 70 मानों का औसत 40 है, यदि प्रत्येक मान को 20 से गुणा किया जाए तो परिवर्तित औसत क्या होगा। औसत निकलने के बाद से अगर पूरे आंकड़ों में अब सेम संख्या या तो आप जोड़ते हैं, घटाते हैं, गुणा करते हैं या भाग करते हैं, तो उसके औसत में भी क्या हो जाएगा, अगर जोड़ेंगे तो जुड़ जाएगा, घटाएंगे तो घट जाएगा, गुणा करेंगे तो गुणा हो जाएगा और भाग करेंगे तो भाग हो जाएगा। तो प्रत्येक में 20 से गुणा हो रहा है तो औसत में भी क्या हो जाएगा, 20 से गुणा हो जाएगा, तो नया औसत क्या निकल के आ जाएगा, तो 40 में 20 का गुणा करेंगे तो 800 हो जाएगा, तो नया औसत क्या निकल के आ जाएगा, 800, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दिया है। अगर आपको ये समझ में नहीं आया तो मैं एग्जाम्पल से समझाने का प्रयास करता हूँ। जैसे मान लीजिए मेरे पास आंकड़े हैं 1 2 और 3 है, तो इनका औसत क्या निकल के आ जाएगा, तो इनका औसत निकल के आ जाएगा 2। अब देखिए मैं क्या करता हूँ कि प्रत्येक संख्या में 3 से गुणा कर देता हूँ, तो 3 से गुणा करूंगा तो ये 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 गुना के 6 हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 3 9 हो जाएगा। अब इसका औसत क्या निकल के आ जाएगा, तो 6 निकल के आ जाएगा। तो देखिए पहले औसत 2 था, अब 6 हो गया है 3 का गुणा करने के बाद, तो इस औसत में भी तो 3 का गुणा हुआ है। तो इसी तरीके से क्या हो जाएगा कि अगर प्रत्येक आंकड़ों में समान संख्या जोड़ी या घटाई या गुणा या भाग की जाए तो आपके औसत में भी वैसा ही चेंज होगा। तो इस तरीके से इसका डायरेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 800 हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि संख्या 6 4 8 4 ए और 6 8 से विभाज्य है तो ए का न्यूनतम मान क्या होगा। तो देखिए 8 से विभाज्यता का नियम ये कहता है कि इकाई, दहाई और सैकड़े से जो बनी संख्या है
अगर वो 8 से विभाजित है तो पूरी संख्या आपकी 8 से क्या होगी, विभाजित होगी। तो यहाँ पे ए की वैल्यू हम न्यूनतम पूछ रहा है, तो न्यूनतम क्या है, 0 0 रख के चेक कर लेते हैं। तो 8 से भाग करेंगे तो 8 5 40, 6 शेष बच जाएगा, तो यानी कि 0 ऑप्शन नहीं होगा। 1 रख के देख लेते हैं, तो 8 5 40, 1 16, 8 दूना की 16, बिल्कुल 1 रखने पे ये विभाजित हो जा रहा है। इसका मतलब वह न्यूनतम संख्या ए की क्या होगी, 1 होगी, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दिया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पाई की वैल्यू 22/7 का उपयोग करते हुए 70 मीटर आधार त्रिज्या और 110 मीटर ऊंचाई वाले एक बंद बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, ये आपको बताना है। तो बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr, ब्रैकेट में होता है h+r, और बस इसी पे वैल्यू रख देंगे। तो 2 गुणे पाई की वैल्यू 22/7 रखनी है, इंटू आर की वैल्यू आपको 70 मीटर दिया है। h+r करेंगे तो 70 में 110 जोड़ेंगे तो 180 हो जाएगा, और बस इसी को सॉल्व कर लेंगे। तो 7 से कट करेंगे तो ये 10 बढ़ जाएगा, 22 दूना के हो जाएगा 44 हो जाएगा, और 180 में 10 का गुणा करेंगे तो 1800 हो जाएगा। इसका गुणा कर लेंगे तो ये 0 0 18 चौक 72, 7 18 चौक 72 और 7 79, 79 हो जाएगा। तो ये क्या निकल के आ जाएगा, उसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दिया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, और ये इस पेपर का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि 2 छात्र एक परीक्षा में शामिल होते हैं, उनमें से एक ने दूसरे से 9 अंक अधिक प्राप्त किए और उनके अंकों के योग का 56% है। तो कह रहा है कि उनके द्वारा प्राप्त अंक क्या हैं, ये आपको बताने हैं। तो देखिए, इसका जो ट्रेडिशनल मेथड है पहले वो मैं बता देता हूँ, फिर बताता हूँ कि एग्जाम में आप इसको कैसे करेंगे। जैसे मैं मान लेता हूँ कि पहला जो छात्र है वो x पाया है, तो दूसरा छात्र क्या पाएगा, उससे 9 अधिक यानी कि x+9 पाएगा। अब आगे कह रहा है कि जो x+9 जो प्राप्त कर रहा है वो पूरे योग का, यानी कि x प्लस जो 9 है, ये पूरे योग, इन दोनों का योग अगर करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो x और x 2x हो जाएगा और +9 हो जाएगा। इस पूरे योग का कितना है, 56% है, तो 56 बटा क्या हो जाएगा, ये 100 हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 14 चौको 56 और ये 25 चौको 100 हो जाएगा। इस 25 का इधर गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 25x + 25 नवा क्या हो जाएगा, 225 हो जाएगा, बराबर 14 दूना क्या 28x हो जाएगा, और +14 नवा 126 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 3x की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी, 225 में से 126 घटा देंगे, 15 में से 6 जाएगा 9 हो जाएगा, 11 में से 2 जाएगा 9 हो जाएगा, यानी 99 हो जाएगा। यानी यहाँ से x की वैल्यू निकल के आ गई आपको 33 निकल गई। और जैसे ही x की वैल्यू 33 निकल के आ गई, दूसरी वैल्यू क्या हो जाएगी, 33 में 9 जोड़ेंगे तो 33 और 9 कितना हो जाएगा, 42 हो जाएगा। तो 33 और 42 इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में दिया है। पर हम इसको एग्जाम में कैसे करेंगे, हम इसको एग्जाम में ऑप्शन के थ्रू करेंगे। कह रहा है कि दोनों का योग, तो दोनों का योग आप निकाल दीजिए, तो ये हो जाएगा, पहले वाले ऑप्शन पर अगर चेक करें तो दोनों का योग कितना निकल के आ जाएगा, तो 4 और 3 7 77 आ जाएगा। और 77 जो है, जो भी बड़ी संख्या 43 है, तो चूंकि नीचे 77 है तो ये विभाजित होगा ही नहीं, तो ये क्या हो जाएगा, 56% नहीं आ सकता है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। इसी तरह इसको चेक कर लेंगे तो 2 1 3 4 73 आ जाएगा, तो ये भी नहीं होगा। ये आपका क्या हो जाएगा, 39 में 30 जोड़ेंगे तो 69 हो जाएगा, 13 आएगा इसमें भी एक, तो ये भी नहीं होगा। तो ये जो चौथा ऑप्शन है, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 40 30 70 और 5 75 हो जाएगा। तो देखिए 75 और ऊपर 42 हो जाएगा, इंटू 100% में ये 56% के बराबर आना चाहिए। तो 25 से कट करेंगे तो 25 × 75, अब 25 चौको 100, 3 से कट करेंगे तो 14 × 28, 14 × 42, और 14 में 4 का गुणा करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 56%, जो कि क्वेश्चन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, आपने इस वीडियो से कुछ ना कुछ ज़रूर सीखा होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, अगर पसंद नहीं आती है तो आप डिसलाइक कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगले पेपर में अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद और बाय।